शहरी पिछले किस्से में बात की शुरुआत हो चुकी थी। उसके आगे बढ़ने से पहले एक बात, कोई भी शख्स इतना महान कभी नहीं हो जाता कि उसे 2-4 गुनाह करने की छूट दे दी जाए। शहरी शरीफ के इस अगले किस्से में, जिसको टाइटल दिया था 2.5 करोड़, शुरू करते हैं। 2.5 करोड़ यह कॉर्पस मनी थी जो देश में सामाजिक कार्यों के लिए विख्यात एक दानदाता फाउंडेशन एवं ट्रस्ट ने दी थी इस एनजीओ को, इस संस्था को। इस आधार पर ही कि संस्था अपने उद्देश्यों और विजन के प्रति ईमानदारी से काम कर रही है, उसमें काम कर रहे लोगों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बनी रहे, इसलिए इतनी बड़ी रकम खास तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बैंक खाते में जमा कराने हेतु संस्था को 2.5 करोड़ रुपए का चेक मिल गया था। मैंने 2.5 करोड़ का चेक पहली बार हाथ में लेकर देखा। उसमें लगी बिंदियों को गिना, होठों से थोड़ा दूर रखकर चूमा कि कहीं से चेक गीला ना हो जाए। संस्था में इस समय कोई 10-12 कर्मचारी कैडर और 3-4 कर्मचारी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में थे। सब खुश थे, सब लंबे अरसे से काम कर रहे थे और दानदाता ने काम के आधार पर ही यह चेक दिया था, ऐसा मेरा मानना था, मानना है। किंतु निदेशक को लगता था कि मानो यह चेक उन्हें उनके नाम को, उनकी शक्ल को, बड़ी उम्र को, सलीके से लिपटी साड़ी को और उनकी सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोली गई अंग्रेजी की चंद लाइनों को मिला है। चेक मिलने, बैंक में जमा होने, खर्च होते रहने और आज तक वे कुछ इसी तरह का अप्रत्यक्ष बोलने की कोशिश करती हैं। जब चेक मिला था उस समय जो कैडर थी उसमें से सिर्फ मैं बचा हूं, या कहूं कि बाल बाल बचा हूं। तो मेरे सामने वे पूरी तरह खुलकर नहीं कह पाती और मैं भी तो कहां चुपचाप सुनकर चुपचाप बैठता हूं। एक बार बोल दिया था मैंने, यह रकम तो संस्था को मिली है उसके काम की वजह से, जिसे सैकड़ों छोटे बड़े कर्मचारियों ने संस्था में फील्ड में रात दिन मेहनत और उसूलों के साथ काम किया है, उस काम की वजह से। तो अब मुझे किस आधार पर इस संस्था में चैन से रहने दिया जाता? तो नहीं रहने दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं। पर बिना कोई गलत काम किए, बिना कोई गलती किए ये मुझे निकालें कैसे? यह एक बड़ा सवाल और घुड़बीदन इनके मन में चल रही है, जो कभी कभी अधिकाधिक जहरीले षड्यंत्रों तक भी पहुंच चुकी है। तो बात इस तरह है, शहर और देश के भी बड़े बड़े कैनवास में कि जो शिक्षा जगत के दिग्गजों और अनुभवियों से सजे हैं, उनमें ये भी है। ब्यूरोक्रेसी कहाँ नहीं होती, बिना उसके कोई भी काम होने दिया जा सकता है भला। तो इन अधिकांश संस्थानों में अक्सर अध्यक्ष का पद किसी रिटायर्ड आईएएस को दिया जाता है और फिर क्या, ये चर्चित हो चुके शिक्षाविद और रिटायर हो चुके ऑफिसर मिलकर सब कुछ करते हैं। और क्यों ना करें, अच्छे काम करें, पदों पर रहें लोकतांत्रिक तरीकों से। पर पदों पर रहना एक बात है, उस पर काबिज होना, उस पर कब्जा कर लेना दूसरी बात। और सारी गड़बड़ इस दूसरी बात से उपजी मानसिकता की वजह से ही होती है। तो फिर कुछ इस तरह से सामने आती है ये जुगलबंदी कि बस पूछो मत। और मैंने क्या किया है, सिर्फ सवाल ही तो पूछे हैं। कभी मीटिंग में, कभी अपनी लिखी किसी कविता, कहीं छपे आलेख में और कभी पत्रों की सूरत में।
कोई 5 पत्र मैं इन्हें लिख चुका हूं। खैर, तो अब इन्होंने अपना दुष्चक्र इस तरह से मेरे इर्द गिर्द मंडना शुरू किया है कि मैं अलग थलग पड़ जाऊं, अवसरों से वंचित कर दिया जाऊं, अपने काम में प्रमोट ना किया जाऊं, अपमानित महसूस करके चला जाऊं यहां से कहीं और छोड़ दूं पीछा इनका, ताकि चैन से करें ये अपनी मनमर्जी और कहलाते रहें बड़े ऊंचे इज्जतदार और नामदार शहरी शरीफ। जितना इस उपन्यास को लिखने में सोचना पड़ा, उतना ही इसके शीर्षक को सोचने में भी मुझे समय लगा था। बहुत सारे शीर्षक सोचे थे, तब जाके मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये शहरी शरीफ नाम से ही इनकी कहानी लोगों के सामने जानी चाहिए, क्योंकि शहर में ये बड़ी शरीफ इमेज के साथ अपना काम चला रहे हैं। शहर के सबसे बड़े शरीफ होने का दावा करते हैं ये, और यहाँ वहाँ कई परिचयों में जो इन्हें ठीक से नहीं जानते या जानने के बावजूद भी इनके बड़े ओहदे, बड़ी उम्र या लाभ उठाने की लिजलिजी आशंका और उम्मीद के वजह से वो इनके परिचय में इन्हें बड़ा महान और शहर के बड़े बड़े शरीफ कह के संबोधित करते हैं। कुछ एक दोस्त कहते रहे हैं कि साले तू चला क्यों नहीं जाता यहां से, कहीं और जाकर ज्यादा पैसा भी कमाएगा और अपना परिवार भी चलाएगा। दोस्त सोचते हैं कि अपनी सवाल उठाने की फितरत और लड़ते रहने की जिद की वजह से बेहतर लाइफ नहीं जी पा रहा मैं। हाँ, वही बेहतर लाइफ, मतलब अच्छी सैलरी, एक कार, बच्चे इंग्लिश मीडियम में और वे दरअसल अच्छे दोस्त हैं जो मुंह पर कह देते हैं। ऐसे एक या दो कहूं, एक दो ही दोस्त बचे हैं। एक दोस्त बचा है जो गाली भी देता है, थोड़ा अप्रिशिएट भी करता है, ताने देकर और लगातार कभी कभी मदद भी कर देता है। एक दो तो मेरे हाई रिस्क बिहेवियर को देखकर दोस्ती तोड़ भी चुके हैं, ताकि ना सिर्फ वे सुरक्षित रहें, बल्कि मेरी दोस्ती के चक्कर में इन नामचीन पदासीन लोगों की नाराजगी भी मोल लेने से वे बचे रहें। आप जब भी कहीं सवाल उठाते हैं, इस तरह के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो अकेले भी हो जाते हैं, लेकिन आप लड़ते रहिए, डरिए मत। ऐसे में ही कोई होता है जो अपनी प्रेजेंस से आपको ताकत देता है। तो ऐसे ही उस वक्त इस संस्था में एक लड़की आई, सुमेधा लड़की जो सवाल उठाती थी। साथ काम कर रहे साथी ने फोन कर मुझे कहा, यार तुम ऑफिस टाइम के बाद या पहले मिलना, तुमसे कुछ बात करनी है। यह मुझसे कोई 3-1 साल सीनियर साथी था। खास पहचान यह थी कि अंधविश्वासी और बेहद सेल्फ सेंटर्ड था। अपने नियोक्ता पर कभी सवाल न उठाने के लिए जो खास किस्म पैदा होती है, उसमें से एक। हाँ, मजाक को बहुत अच्छी तरह से समझता था, इसलिए मुझे और मेरी सोहबत को पसंद करता था कि मैं ताने तिश्ने और मजाक खूब करता भी था और पसंद भी करता था। तो सुबह कोई 9-1 बजे हाईवे पर चाय की थड़ी पर बैठकर चाय पीते हुए इसने मुस्कुराते हुए कहा, यार तुम बॉस पर सवाल बहुत उठाते हो और तुम्हारा साथ आजकल वो सुमेधा भी देती है। मुझे श्रद्धा जी ने कहा है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि थोड़ा कुछ इस तरह इस साथी ने पहली बार बॉस की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से मुझ तक कोई बात या संदेश पहुंचाया। मैंने हंसकर सुना और इससे ही पूछ लिया, यार तुम कब सवाल उठाओगे? हमेशा की तरह वो हंसकर रह गया। आज पहली बार बॉस की तरफ से कोई सलाहियत मुझ तक पहुंची थी। दया की भीख सी मांगती हुई गुहार सी लगी मुझे। दुबली पतली लंबे कद वाली लड़की कोई 1 साल पहले ही संस्था में आई है। व्यक्तिगत आजादी और अन्याय पर सवाल उठाने की पक्षधर। तो जब भी बॉस मीटिंग में कोई बात रखती, बेशक वो शिक्षा के किसी भी मुद्दे पर हो, यदि लगा कि वो स्पष्ट नहीं है तो सवाल पूछती,
सवाल इतना सही होता कि उन लोगों को भी बात समझ में आ जाती जो लिहाज में बिना समझे ही हाँ में हाँ मिलाते जाते थे या चुप्पी लगाकर दर्शाते थे कि वे बहुत गंभीरता से सुन और समझ रहे हैं। तो ऐसे में यह एक लड़की, इसे जब लगता कि कुछ गलत हो रहा है या सही बात को गलत तरीके से दबाया जा रहा है तो यह टोकती, सवाल करती। और एक बात इसकी सब जान चुके थे कि यह किसी भी तरह की घिसी पिटी गलत परंपराओं के पक्ष में नहीं होती, बल्कि अपने सुलझे विश्लेषण किए हुए तीखे सवालों से जब अपनी बात रखती तो सब सिर्फ सुनते ही रह जाते। निदेशक अचकचा जाती। वे देखती कि इस लड़की के सवालों का जवाब देना आसान नहीं है और कभी कभी यदि मैं कोई जरूरी या तर्कपूर्ण बात करता तो यह अकेली उस बात का न सिर्फ समर्थन करती बल्कि अपने विचार भी उस पर रखती। मुझे याद आ गई है वो एक बंगाली लड़की जो ऑफिस में इससे कोई 2-3 साल पुरानी थी। वो सुमेधा से अलग से कहा करती कि सुमेधा, तू श्रद्धा जी से सवाल मत पूछा कर, उन्होंने मुझे कहा है कि वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती। और लगे हाथ यह भी कहा, तुम सुशांत के पक्ष में तो बिल्कुल मत बोला करो। यह बंगाली लड़की बेहद स्वार्थी किस्म की थी और इसे अपनी तारीफें सुनना बेहद पसंद था। मूर्खता की हद तो तब होती जब वह अक्सर कहती, मेरे घर में एक मेड है, उसको मैं दिन में 3 बार फोन करती हूं ताकि नजर रख सकूं कि उसका अपार्टमेंट में किसी कर्मचारी या ड्राइवर से चक्कर ना चल जाए। ऐसा कहकर वह खिखिया कर हंसती और जाहिर था निदेशक की किसी बात पर भी कभी सवाल नहीं उठाती। उसकी नौकरी चल रही थी, उसका पति कहीं विदेश में था, उसके एक छोटा बच्चा था। तो ये जो सलाहियत है ना, ये गलत होता देखकर भी सवाल उठाने से रोकती है। पर सवाल उठाना जरूरी है। हाँ, ये बता दूं कि हमारी यह जो संस्था है वो देश के उन वंचितों के लिए काम करती है जो बरसों से लोगों के शोषण व अन्याय के शिकार हो रहे हैं। संस्था का एक उद्देश्य यह भी था कि लोग सवाल उठाना सीखें और अपनी हालात को बदल डालें। उफ, कागज और हाय जमीन और जमीनी हकीकत। तो यह शुरुआती दिन हालात और लक्षण थे मेरी संस्था के कि जब मुखिया बन बैठे लोगों ने सवाल उठाने वाले लोगों को ताकीद करने के लिए हाँ में हाँ मिलाने वाले और सैलरी सलामत रखने में ही विश्वास रखने वाले लोगों को काम पर लगा दिया। हाँ, वाकई यह शुरुआत थी। हाँ, मुझे यकीन आ गया था कि यह लड़की सुमेधा कम से कम गलत को सही नहीं कहेगी, चुप नहीं रहेगी। हम आपस में बातें करने लगे। हम साथ साथ ऑफिस से निकलते। वह बस पकड़कर अपने घर चली जाती, मैं चला जाता कहीं अपने कुछ दोस्तों से मिलने, तो कभी रंगमंच पर चल रहा कोई नाटक देखने। सुमेधा को ऑफिस से बस तक अक्सर मैं अपनी बाइक से छोड़ देता और शुरू में शिष्टाचार की वजह से तब तक रुक जाता जब तक सुमेधा की बस नहीं आ जाती। ऐसा संयोग से होता कि जब मैं सुबह ऑफिस आ रहा होता और सुमेधा भी ठीक उसी समय बस से उतरकर ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क पर अपने लंबे लंबे डग भरते हुए दिख जाती। मैं बाइक रोक देता और वह क्रॉस लेग करके बैठ जाती। लोग हमें देखते, उन्हें लगता कि मैं सुमेधा को उसके घर से ही लेकर आया हूं। ले आता, लेकिन तब तक मैंने सुमेधा का घर नहीं देखा था। वह बस का इंतजार करती, बस आती तो धीरे से बाय कहते हुए बस में चढ़ जाती। शाम के इस समय बसों में भीड़ बहुत होती थी, तो जैसे तैसे भीड़ में घुसकर कोशिश करती कि यदि मैं बस चलने तक खड़ा हूं तो मेरी तरफ हाथ भी हिला दे, और हाथ भीड़ में उठ नहीं पाए या कंधे पर टंगे पिट्ठू बैग को संभालने में व्यस्त हो तो पूरे चेहरे से मुस्कुरा देती। यह मुस्कुराहट मुझे तसल्ली देती कि वह बस में ठीक से फिट हो गई है। ऑफिस में बैठने की व्यवस्था बदली तो सुमेधा और मैं एक ही कमरे में बैठने लगे। तो अब ऑफिस में पूरा समय साथ साथ, या तो मीटिंग रूम में या खाने की टेबल पर या अपनी अपनी चेयर पर, मगर एक ही कमरे में हम आमने सामने तो कभी अगल बगल होते। जाहिर है हमारी बातें भी ज़्यादा होने लगी। बातों के बीच वो जो छोटे छोटे हंसी के टुकड़े होते हैं ना, वो बिखरते रहते ऑफिस में, तो कभी कभी लोगों पर भी जा लगते हैं।
ऑफिस के बाद जब मैं सुमेधा को बस तक छोड़ता तो बातों में हम इतना खो जाते कि इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि उसकी नंबर वाली बस निकल गई है। और फिर कभी कभी सुमेधा जानबूझकर अपनी बस को निकल जाने देती। मैं जब कहता तुम्हारी बस निकल जाएगी तो बोलती अगली बस से चली जाऊंगी। अगली बस अमूमन 10-1 मिनट में आ जाती थी और कभी 15-20 मिनट में भी आती थी। और अब वो हर दिन अक्सर यही कहती अगली बस से चली जाऊंगी। और ये अगली बस कभी कभी चौथी और 5वीं अगली बस होती थी जिसमें वो जाती थी। हम ऑफिस की, श्रद्धा जैन की और बाकी लोगों की बातें करते रहते। ये वही बातें होती थी जिसे हम दोनों पहले से ही जानते थे। फिर भी इन्हीं बातों को करके हम खुश होते, हंसते और कभी कभी अपनी बातें भी करने लगे थे। थोड़े समय बाद मैं भी कहने लगा अगली बस से चली जाना। सुमेधा रुकी रहती। बस यही चलता रहता था। थोड़े कोई 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए। एक बदलाव हुआ, वो यह कि सड़क पर खड़े खड़े बात करती और हंसती हुई सुमेधा अब बस में चढ़कर भीड़ के बीच पहुंच जाती। बस के चलने पर मेरी ओर देखती तो थी पर न हाथ हिलाती, पूरे चेहरे से तो क्या, वो इंच मात्र भी नहीं मुस्कुराती थी, उदास नजर आती। बस तब तक देखती चली जाती जब तक सड़क की भीड़ में खड़ा मैं उसकी नज़रों से ओझल ना हो जाऊं। और मैं ज़्यादातर उसकी लाल रंग की बस को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखता। कई बार ऐसा भी होता कि उसको बस में सीट मिल जाती। बाईं तरफ की सीट पर बैठकर वो बाहर देखती रहती। बस आगे बढ़ती और बस के साथ साथ मेरी बाइक चलती कोई 1-2 चौराहों तक। ये बिल्कुल फिल्मी होता, पर लोगों की भीड़ और शहर की लाल पीली बत्तियां कहाँ कब तक किसी को आसानी से दूर तक साथ चलने देती हैं। अब हर शाम मुझे लगता कि मैं किसी से बिछुड़ गया हूँ। श्रद्धा जैन मीटिंग टेबल पर बैठती तो सबके साथ थी, पर उन्हें डर रहता कि सुशांत और सुमेधा किसी मुद्दे पर एक साथ या एक राय होकर ना बोलने लग जाएं। इस वजह से अब वे किसी मुद्दे पर यदि हम दोनों में से किसी को भी सवाल उठाने की मुद्रा में देखती तो या तो मुद्दा ही बदल देती या तुरंत मीटिंग खत्म कर देती। इस बात को बाकी सारे लोग भी महसूस करते थे। उनमें से कोई कोई कभी कभी कह भी देता था कि आज आपकी वजह से मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। आपने और सुमेधा ने श्रद्धा जी से सही सवाल किया था लेकिन उन्होंने उसे टाल दिया। सुमेधा, तुम श्रद्धा जी से सवाल करती हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? तुमसे कई साल सीनियर लोग भी चुप लगा जाते हैं। श्रद्धा जी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। मैं अपना डर सुमेधा को बताता तो वो मुस्कुराकर फुसफुसाती सांसों के साए में धीरे से कहती निकाल देने दो, कहीं और काम कर लूँगी। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि श्रद्धा जैन ऐसा कर सकती हैं। उन्हीं के शब्दों में ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट सुमेधा। किसी भी ऑफिशियल वजह से उसे ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता था। मुझे आशंका थी कि श्रद्धा जैन मुझे कमजोर करने, तोड़ने, डराने और खुद को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई खेल तो खेल ही सकती है, कोई चाल तो चल ही सकती है, पर वे सुमेधा के साथ ऐसा कर सकती है, यह मैं नहीं सोच पाया था। अचानक एक दिन दोपहर का समय होगा, मैं अपनी चेयर पर बैठा कुछ कर रहा था कि सुमेधा के मोबाइल की घंटी बजी। हेलो बोलकर उसने कान पर फ़ोन लगाया। कोई 10-1 सेकंड तक जब वह कुछ नहीं बोली तो मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। आधा अधूरा सा उसने मेरी तरफ देखा और फ़ोन को कान के लगाए हुए ही कमरे से बाहर निकल गई। लगभग 5 मिनट बाद वह वापस अपनी चेयर पर लौटी और सामने रखी मेज पर दोनों हाथ रखकर अपनी गर्दन झुकाकर सिर हाथों पर टिका दिया। आशंका और डर से मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ सुमेधा? वह कुछ नहीं बोली तो मैं अपनी चेयर से उठकर उसके पास चला गया। कंधे पर हाथ रखकर मैंने फिर से कहा, बताओ क्या हुआ है? घर में सब ठीक तो है ना? किसका फ़ोन था? बड़ी मुश्किल से सुमेधा ने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया था। मुझे घबराहट तो हुई, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए मैंने उसको संभालने की कोशिश की। रोने और डर की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। बहते आंसू और भर्राए गले से उसने कहा, पापा का फ़ोन था, कह रहे हैं कि अभी के अभी नौकरी छोड़ के आ जाओ, इस्तीफा देकर ही घर आना आज। सुनकर मेरा गला सूख गया और कांटे से चुभते हुए महसूस किए मैंने। आवाज़ बिल्कुल निस्तेज हो गई थी। बहुत ताकत और हिम्मत बटोरकर मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या बात हो गई? एक सन्नाटा फैल गया था कमरे में। वह बोली, श्रद्धा जी ने पापा को फ़ोन कर मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ बताया है। क्या बोला है उन्होंने?
मैंने पूछा तो वो बोली, उनको श्रद्धा जी ने कहा है कि ये दोनों सबसे अलग रहते हैं और इनके बीच जो चल रहा है उस वजह से सुमेधा का काम में मन भी नहीं है। वो हमारे यहाँ काम कर ही नहीं पाएगी। वो सुशांत की गलत बातों में आकर मुझसे भी बदतमीजी करने लगी है। आप सुमेधा को समझाओ कि वो सुशांत से दूर रहे। रोते रोते सुमेधा ने फ़ोन पर हुई बातों को मुझे बता दिया। मैं डर गया था और श्रद्धा जैन के इस झूठ और कृत्य पर गुस्सा मेरे दिमाग को खाए जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने कमज़ोर आवाज़ में सुमेधा से कहा, क्या हमें श्रद्धा जैन से बात करनी चाहिए? उसने साफ मना कर दिया। उनको जो करना था वो उन्होंने कर दिया। क्या हम तुम्हारे पापा से बात करके उन्हें इनके झूठ और ऑफिस की सच्चाई के बारे में बताएं? सुमेधा ने मना करते हुए कहा, पापा किसी की अब कुछ नहीं सुनेंगे। सुमेधा ने यह भी बताया कि श्रद्धा जी ने जो कुछ बोला है वो ही रिकॉर्डिंग पापा ने फ़ोन पर सुनाई है। शाम के 5 बजे जब ऑफिस बंद हुआ तो हम दोनों बाहर सड़क पर आ गए। मैंने बाइक स्टार्ट कर उसके आगे रोककर कहा, बैठो। नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। बोलते हुए ही सुमेधा ने अपने कदम अकेले ही बस स्टैंड की तरफ बढ़ा दिए। यह आखिरी दिन था सुमेधा का इस संस्था में। मुझे उम्मीद थी वो अपने पापा को श्रद्धा जैन और मेरे बीच चल रहे तनाव के बारे में बताएगी तो वो उसको नौकरी करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट और सवाल उठाने की ताकत रखने वाली सुमेधा इस सबसे पहले एक लड़की भी तो थी। बस इसी बात का फ़ायदा उठा श्रद्धा जैन ने सुमेधा के पापा से लड़की होने की वजह से ही साफ कह दिया था और लड़की होने की वजह से उसके पापा ने उसे कह दिया था, नौकरी छोड़कर ही आना आज जब घर आए। मेरे खिलाफ डायरेक्टर श्रद्धा जैन की चाल कामयाब हुई। महीनों तक सुमेधा की कोई खबर नहीं थी। उससे पापा ने शायद उसका फ़ोन भी छीन लिया था। लोगों के हक, आज़ादी और बराबरी की बात करने वाली बेहद सुलझी हुई धाकड़ सुमेधा कैद होकर रह गई थी और इस तरह ऑफिस ने सवाल उठाने वाले एक मजबूत शख्स को इसीलिए खो दिया था कि वो लड़की थी और वो सवाल उठाती थी। अक्सर आपने देखा होगा अपने आसपास कि किसी की बात में, किसी की आवाज़ में, किसी के सवालों में इतनी ताकत होती है कि आप जब उसका सामना करने से बचते हैं, उसके सवालों का जवाब देने से बचते हैं, तो आप उससे बचना चाहते हैं पूरी तरह, उसको अपने सामने कभी लाना नहीं चाहते। लेकिन इस ऑफिस में तो सुशांत, जो पहले से ही कई सवालों को लेकर चर्चित था, जिसकी वजह से इन शहरी शरीफों में एक खौफ था, अब वहाँ एक और लड़की आ गई जो सिर्फ तर्क जानती थी, जो गलत को गलत कहती थी, जो गलत बात पर चुप नहीं रहती थी, ये जानते हुए भी कि उसकी नौकरी नहीं है, उसको नौकरी से जाना पड़ सकता है। उसने यही चुना कि वो अगर सही बात होगी तो सही बात का ही पक्ष लेगी, सवाल उठाने लगी। और श्रद्धा जैन ने सुशांत को कमज़ोर करने के लिए सुमेधा को उस तरह से निकाल दिया जैसे किसी भी, हम देखते हैं ना कि आप अगर लड़की हैं तो एक बात कहकर आपको कभी भी रोका जा सकता है, आपकी संभावनाओं को रोका जा सकता है, आपको नौकरी से घर बैठाया जा सकता है, आपको कैद किया जा सकता है कि ये किसी का साथ दे रही है, ये किसी लड़के के साथ बात कर रही है, ये उसकी बात में ध्यान दे रही है, हमारा काम नहीं कर रही। तो ऐसा ही हुआ इस संस्था में। बेहद नामचीन शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद और महिलाओं के मुद्दे पर, एम्पावरमेंट पे काम करने वाली संस्था ने भी एक लड़की को इसलिए घर बिठा दिया क्योंकि वो गलत बात के खिलाफ सवाल उठाती थी। शहरी शरीफ की इस किस्से में आज हम इतनी बात करेंगे। अगला किस्सा लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।